Good afternoon, everybody. So our today new topic is British expansion in India. Okay. So in previous lecture, what I told you that कैसे मतलब ब्रिटिश अंदर आए थे, how they were able to defeat the Portuguese, Dutch, French. Okay. मतलब अगर देखा जाए ओवरऑल तो पोर्टुगीज और डच के जाने के बाद में सिर्फ दो कॉम्पिटिटर्स रह गए. कौन कौन थे? एक फ्रेंच और एक ब्रिटिश. ठीक है. ये दोनों मतलब काफी लंबा तक लड़ाई चला और भी मतलब बहुत कुछ हुआ. तो जो भी मतलब मैंने सिखाया था पहले लेक्चर में, तो फिर मतलब सिर्फ तीन मतलब जो वार है वो हमारे सामने है. कैनेडिक वॉर 1, कैनेडिक वॉर 2 और कैनेडिक वॉर 3. ठीक है. अगर कैनेडिक वॉर 2 की बात की जाए तो वहां पर तो कुछ फ्रेंच और इंग्लिश का तो कोई इंटरफेयर था ही नहीं. मतलब आपस में तो नहीं था ना. स्टेट का वहां पर प्रॉब्लम चल रहा था, तो उन्होंने जाके वहां पर इंटरफेयर किया. ठीक है. तो फ्रेंच को सपोर्ट कौन कौन कर रहा था? सॉरी, फ्रेंच किसको सपोर्ट कर रहे थे? मुजफ्फर जंग एंड चंदा साहिब. ठीक है. और ब्रिटिश किसको सपोर्ट कर रहे थे? नासिर जंग एंड अनवारुद्दीन. ठीक है. तो यहाँ पर भी ब्रिटिश मतलब विक्टोरियस. ठीक. फिर बाद में आया थर्ड कैनेडिक वॉर. थर्ड कैनेडिक वॉर में भी यही हुआ कि ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया. बाद में यहाँ पर ऑन दी वॉश, बैटल ऑफ ऑन दी वॉश में पूरा जो फ्रेंच था वो अच्छे से हार गए. तो वहां पर एक ट्रीटी हुआ कि भाई देखो, तुम यहाँ पर रह सकते हो लेकिन तुम आर्मी नहीं रह सकते, नहीं रख सकते, तुम्हारा आर्मी नहीं रहेगा और फोर्टिफिकेशन नहीं होगा तुम्हारा. मतलब जो भी अगर तुमने अगर फैक्ट्री बनाए या कोई घर बनाए तो उसके ऊपर तुम लंबे लंबे दीवार या उसके ऊपर तोप नहीं रह सकते. मतलब एक किला नहीं बना सकते. यू कैन लिव इन सिंपल. तो एक बात बोलूंगी तो मतलब बोलूंगी तो फ्रेंच का है जो भी पावर वो खत्म हो गया. तो अब यहाँ पर मोनोपोली किसका हुआ? वन एंड वन ओनली ब्रिटिश. ठीक है. तो अब जितना भी हमारा टॉपिक होगा वो ब्रिटिश का है. ठीक है. अब ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले दो चीज याद रख कि जब भी ब्रिटिश किसी भी मतलब उन लोग का किसी भी मैटर होगा, कौन सा भी मैटर होगा, या ब्रिटिश फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे या किसी से परेशान हो जाएंगे, तो सिर्फ एक ही आदमी उन लोग को याद आएगा. वो कौन है? रॉबर्ट क्लाइव. ओके. ही वाज अ ब्रिलियंट मैन. ठीक है. इसका दिमाग मतलब एक बोलता है ना, ही वाज ब्यूटी विद अ माइंड. इसके लिए जब भी ब्रिटिश के ऊपर कुछ भी मुसीबत आएंगे वो किसको याद करेंगे? रॉबर्ट क्लाइव को. ठीक है. सेकेंड करते हैं. मतलब आप देखिए ना, ब्रिटिश कितने मतलब मुट्ठी भर ब्रिटिश पूरे इंडिया को उन्होंने रूल कैसे किया, इतना उन्होंने कब्जा कैसे किया. ठीक है. तो उन्होंने कोई भी बार उन लोग ने एक बार भी उन्होंने खत्म नहीं किया. उन्होंने क्या किया? वार करो, ट्रीटी, वार, ट्रीटी एंड फाइनली फिनिश. ठीक है. मतलब एक बात समझ लो कि मैंने सामने वाले को बुलाया. ठीक है. मुझे तेरे साथ जंग करना है, वार करना है, आ जा. मैंने उसके पैर को तोड़ दिया और फिर बात बोला कि नहीं नहीं, अब हम लोग ट्रीटी करते हैं, बहुत हो गया मारा मारी, अब हम लोग ट्रीटी करते हैं. ठीक है. चाहिए तो आपका जो पैर का जो प्लास्टर का खर्चा होगा वो मैं आपको दे दूँ. ठीक है. इससे क्या मुझे फायदा हुआ कि मुझे ये फायदा हुआ कि मुझे समझ में आ गया कि उसके पास पावर कितना है. ठीक है. और जब मैंने उसका पैर तोड़ दिया तो वो तो हो गया ही कमजोर. बाद जब मैंने सेकेंड टाइम मैंने उस पर हमला किया तो उसके जो जहाँ पर फ्रैक्चर है वहां पर मार मार के मैंने उसको हरा दिया और बोल दिया कि ये जो है ये इलाका मेरा है. तो ब्रिटिश भी तो यही कर रहे थे, वार करेंगे. ठीक है. फिर बाद में वो वार क्यों कर रहे थे? वो जीतने के लिए वार नहीं कर रहे थे, वो देखना चाहते थे कि इन लोग का स्ट्रेंथ क्या है और इन लोग का वीकनेस क्या है, इन लोग की स्ट्रेटेजी क्या है. ठीक है. फिर बाद में उन लोग सब समझ गए. ओके, अब आ जाओ, अब हम लोग ट्रीटी साइन हो गया. उन लोग सब समझ गए. बाद में जाके ऑफिस में बैठ के आराम से उन लोग कॉन्स्पिरेसी करेंगे कि हम लोग को क्या करना है, किस आदमी को हमें अपने तरफ लेके आना है और किस आदमी को हमें मारना है. ठीक है. तब वो फिर से अटैक करते थे और जो वीक पॉइंट रहता था उन लोग उस पर एकदम तगड़ा वार. और ब्रिटिश कभी भी अकेले नहीं लड़े. अकेले उन्होंने कभी लड़ा ही नहीं. उन्होंने हमेशा दो तीन को साथ में लेके उन्होंने लड़ाई की बस. और जहां पर अगर देख लिया कि अगर हम लोग ये जंग हारने वाले
तो सबसे पहले ट्रीटी के लिए यही भागते थे और जो अपने साथ था उसको छोड़ देते थे। और अगर जीत जाते थे तो जितने भी इनके फ्रेंड्स थे, मतलब फ्रेंड्स ये लेके आते थे वार के लिए, उन लोग को थोड़ा बहुत देके उन्हें खुद को बहुत ज्यादा लगे। ठीक है, तो अब सबसे पहला उन लोग को कॉन्फ्लिक्ट कहाँ पर हुआ था, मतलब एक्सपांशन कहाँ पर हुआ था, तो बंगाल। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ बंगाल। तो पहले इंडिया को उस समय का सिचुएशन जान लेते थे कि उस समय का इंडिया का सिचुएशन था क्या। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ प्रिंसली स्टेट। ठीक है, इंडिया उस समय यूनाइट नहीं था, देयर वर द नंबर ऑफ प्रिंसली स्टेट, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड वन इज सम वेयर रिमेन अंडर द लार्ज मुगल एम्पायर। ठीक है, सम वेयर एक्सेप्टेड टू रिमेन इन द लार्ज मुगल एम्पायर। ठीक है, मुगल बादशाह के नीचे वो पहले थे। ठीक है, सम प्रिंसली स्टेट वेयर सेंट एज गवर्नर, मतलब मुगल तो अब सब जगह जाकर रूल नहीं कर सकते थे, तो वो किसी प्रिंस को वहां पर भेज देते थे कि तुम वहां के गवर्नर हो जाओ, तुम वहां पर रूल करो। बाद में वही प्रिंस जब पावरफुल हो जाता था तो वो अपने आप को मुगल से इंडिपेंडेंट कर लेता। नाउ वी आर इंडिपेंडेंट, नाउ नो नो अथॉरिटी गोज टू द मुगल। जो भी है हम खुद के रिस्पॉन्सिबल है, हमारा खुद का अथॉरिटी है, मुगल का यहाँ पर कोई भी अथॉरिटी नहीं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी टुक प्लेस। औरंगजेब जैसे ही मरा उसके बाद में डिसेंट्रलाइजेशन बहुत हो गई, क्योंकि औरंगजेब के बाद जितने भी राजा है ना, दे वाज द पपेट, दे वाज द पपेट। मतलब राज तुम करोगे लेकिन तुम्हारा जो धागा रहेगा, पतंग पतंग तो उड़ रहा है लेकिन उसका जो धागा है वो किसी और के हाथ में रहेगा। तो बाद में जितने भी आए ना मुगल एम्परर, वो सब पपेट थे औरंगजेब के जाने के बाद में। तो वहां से डिसेंट्रलाइजेशन चालू हो गया। फॉर एग्जाम्पल बंगाल, अवध, हैदराबाद। ठीक है, ये तीनों भी गवर्नर थे मुगल के अंदर। बाद में जैसे ही मुगल एम्पर वीक पड़ा, दे हैव डिक्लेयर अ इंडिपेंडेंस, नाउ वी आर अ इंडिपेंडेंट स्टेट। ठीक है, फिर बाद में देयर वेर द सम प्रिंसली स्टेट और स्टेट व्हिच वेर अगेंस्ट द मुगल। हु वेर देयर? मराठा, सिख एंड मैसूर। मैसूर ने भी कभी मराठा कभी मुगल्स को अपना मतलब राजा नहीं माना, अपने से ऊपर नहीं माना। ठीक है, देव को डिक्लेयर दैट वी आर इंडिपेंडेंट। तो फिर अब स्टार्ट करते, यही मतलब सबसे बड़ा ब्रिटिश को फायदा क्या था? डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, तो उन लोगों को तो पता ही था कि ये एक दूसरे के से लड़ने वाला इंसान है, सो वी कैन यूज देम अगेंस्ट वन अदर। फिर बाद में अब स्टार्ट करते हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बंगाल। ठीक है, यहाँ पर दो बैटल सबसे इंपॉर्टेंट, बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, बंगाल के बंगाल का इंडिपेंडेंस सबसे पहला जो थे नवाब, उनका नाम था मुर्शिद कुली खान। ओके, फर्स्ट ही वाज सेंट एज द गवर्नर, देन आफ्टर ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ अ इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल। व्हाट इज हिज नेम? मुर्शिद कुली खान। ठीक है, now British were having the factories, four important factories: Surat, Madras, Bombay, Calcutta. ठीक है, Surat were the first factory of British, but the first factory was opened in the Pondicherry. ठीक है, वहां पर किसी से उन लोगों ने मतलब परमिशन नहीं लिया, विदाउट परमिशन दे हैड ओपन देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन पौंडीचेरी। लेकिन अगर ऑफिशियली बात करें तो ऑफिशियली जिन्होंने उन्होंने उन्होंने जाके परमिशन लिया था, तो फर्स्ट परमिशन फैक्ट्री वाज सूरत। तो अगर एग्जाम में पूछा जाएगा फर्स्ट फैक्ट्री तो सूरत ही रहेगा। ठीक है, तो इन जो वहाँ 1717 का बात है, मुगल एम्परर थे फारूक सियार। ठीक है, वो थे एकदम भयंकर तरीके से वो बीमार थे। ओके, ही वाज नॉट गेटिंग एनी मेडिसिन। उस समय तो पता ही है कि इंडिया में आयुर्वेदा ये सब चल रहे थे और इंग्लिश में फार मोर डेवलप इन द मेडिसिन। तो जो ईस्ट इंडियन के कंपनी के दो ऑफिसर थे, उन्होंने अपना एक डॉक्टर बुलाया एंड दे टोल्ड टू क्लियर जो फारूक सियार है उनको अच्छा कर दो।
तो फारूक सियार अच्छे हो गए, उनकी लाइव है डॉक्टर पे। तो फारूक सियार जो है वो ब्रिटिश पे बहुत खुश हो गए, ठीक है। तो एज अ गिफ्ट फारूक सियार ने ब्रिटिश को दिया फरमान, ओके, फरमान, और यू कैन से ऐसा दस्तक, ठीक है, कि तुम अब कहीं भी कंट्री में जाओगे, कहीं भी कंट्री में तुम अगर ट्रेड करोगे, देन इट विल बी द टैक्स फ्री ट्रेड, तुम्हें 1 रुपए भी टैक्स नहीं भरना है, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पर आते हैं बंगाल में। बंगाल में मुर्शिद कुली खान के बाद में कौन आया? अली वर्दी खान, ठीक है। अली वर्दी खान बंगाल में 1740 से लेके 56 तक उनका नवाब रहे, ठीक है। फिर बाद में उनका जो पोता था सिराजुद्दौला, ठीक है, देन आफ्टर सिराजुद्दौला को उन्होंने अपने जो नवाब है उनको उन्होंने नवाब बना दिया। ही वाज द 23 ईयर ओल्ड गाय, ठीक है। तो अब यहाँ पर बोलते हैं ना, इम्बैलेंस हो गया, इम्बैलेंस हो गया, मैच्योरिटी और ज्यादा पावर, कम मैच्योरिटी और ज्यादा पावर। अब 23 ईयर के लड़के को अगर आप नवाब बना दोगे, उसके पास सब कुछ है, इतनी बड़ी आर्मी, इतना बड़ा मतलब धन दौलत, मतलब सब कुछ है, एवरीथिंग है, तो उसको तो उसका तो दिमाग तो काम करेगा नहीं। तो यहाँ पर इम्बैलेंस हो गया। जस्ट 23 ईयर ओल्ड सिराजुद्दौला वाज मेड अ नवाब ऑफ बंगाल, ठीक है। तो ब्रिटिश यहाँ पर भी ट्रेड कर रहे थे फ्री ऑफ कॉस्ट, यहाँ पर कोई भी टैक्स नहीं दे रहे थे। तो इन लोगों ने यहाँ पर दो काम किया, मिसयूज ऑफ फरमान, ठीक है। अब फरमान तो ब्रिटिश को मिला था कि आप ये लीजिए फरमान, आप जहां पर भी ट्रेड करेंगे आपको फ्रीली ट्रेड हो करेंगे, आप वो आपको एक पैसे भी नहीं देंगे, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि वो फरमान को उन्होंने बेचना चाहता, दे हैव ट्राइड टू सेल द फरमान। जैसे कि अगर कोई ट्रेडर, ठीक है, तो अगर ट्रेडर को अगर 100 रुपए अगर जाकर वहां पर टैक्स देना, 100 एग्जाम, ठीक है, 100 रुपए अगर टैक्स देना, तो ये बोले कि ये लो फरमान, ये सिर्फ 50 रुपए का, तुम ये ले लो, तो आपको कोई भी तो लेगा ना, क्योंकि उसको 50 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो इससे बंगाल का जो नवाब था उनको बहुत लॉस जा रहा था। सेकेंड सेकेंड फोर्टिफिकेशन, इजाजत किसका मिला था? फ्री टू ट्रेड, ठीक है, विदाउट एनी टैक्सेस। इन्होंने फोर्टिफिकेशन भी करना चालू कर दिया था। जितना भी बंगाल में इन लोग का सेटलमेंट थे, समझ में आ रहा है? बोली जा रहा हूँ, ठीक है। जितने भी सेटलमेंट थे बंगाल में, इन्होंने उसको फोर्टिफिकेशन करना चालू कर दिया, किले बना दिए थे, लंबे लंबी दीवार, और उसके ऊपर तोप रख दिया। तो ये बात सिराजुद्दौला को पसंद नहीं, तो उन्होंने बोला कि आप ये जो कर रहे हो ये आप गलत कर रहे हो, और जो भी फरमान है ये आपको एम्परर ने दिया है, मुगल एम्परर ने, मैंने नहीं दिया। बंगाल में अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। यहाँ का नवाब कौन है? मैं, ठीक है। अली वर्दी खान था तो वो समझ रहा था कि नहीं, उससे पंगा लेना मतलब अभी ठीक नहीं है, चलो इन लोग को करने दो। लेकिन जैसे मैंने बोला कि सिराजुद्दौला वाज 23 ईयर ओल्ड गाय, ही वाज द लॉट ऑफ पावर, तो एक उसका खून खोल गया। तो उसने बोला कि ये जो फोर्टिफिकेशन इसको बंद कीजिए, और जो फ्री ट्रेड आप जो ये कर रहे हो ना, वो भी आप बंद करो। देखिए ब्रिटिश ने इसको माना नहीं, दे हैव जस्ट इग्नोरिंग कि यार यार छोटा बच्चा ये क्या कर लेगा, ठीक है, तो ही कांट डू नथिंग। तो सिराजुद्दौला को आया गुस्सा, तो सिराजुद्दौला अटैक ब्रिटिश सेटलमेंट इन कोलकाता, ठीक है। ही अटैक देयर, उसने वहां पर जितने भी ब्रिटिश ऑफिसर थे उसको मारा पीटा, और वहां पर जो फोर्ट फोर्ट विलियम करके उनका फोर्ट रहेगा, फोर्ट विलियम, उसको कैप्चर कर कलकत्ता, कलकत्ता में जो भी फोर्ट था उन लोग के सेटलमेंट पे सिराजुद्दौला ने हमला करके ब्रिटिश को मारा पीटा, और जो भी वहां के जो मेन जो फोर्ट था, फोर्ट विलियम, उस पर जाकर उन्होंने कब्जा कर, ठीक है। और जितने भी ब्रिटिश ऑफिसर थे या मतलब उनके जो सिटीजन थे, तो ऐसा बोला जाता है कि उसमें औरतें भी थी, बच्चे भी थे, बुढ़े भी थे, मतलब ऑल टाइप ऑफ सिटीजन ऑफिसर को उन्हें उठाया, कैप्चर किया, और एक रूम में बंद कर दिया। मतलब एक रूम वो इतना छोटा था कि मतलब तो उसमें मुश्किल से 10 लोग रह पाएंगे या उसमें रखा जा सकता है। तो उस समय
सिराजुद्दौला ने लगभग 100 के ऊपर ही लोगों को ठूस के उसमें पूरा भर दिया, मार पीट के एकदम घुसा के भर दिया था। और दूसरे दिन जब खोला गया तो बहुत कम लोग, गिने चुने लोग, 1-2 लोग ही उसमें से जिंदा निकल के बाहर आए। उन लोग क्यों मरे थे? बिकॉज ऑफ सफोकेशन। ठीक है, उन लोग को सांस नहीं मिल रहा था, पानी नहीं, खाना नहीं, और सांस लेने के लिए ऐसा बोला जाता है कि रूम के ऊपर एक छोटा सा खिड़की था। अब तो ब्रिटिश का दिमाग ठंडा कि ठीक है, तुमने हमसे परमिशन छोड़ने को बोला, हमने नहीं छोड़ा, तो तुम ये बात करके तुम छुटा सकते थे। तुमने हम पर हमला भी किया, ये भी ठीक है। तुमने हमारे फोर्ट पे कैप्चर भी किया, ये भी ठीक है। बंदी भी बना, वो भी ठीक है। हम सेटलमेंट करके बात करके सब मैटर हम सॉल्व आउट कर सकते थे। लेकिन तुमने जो ये किया है कि मतलब इतने सारे लोगों को इतने छोटे रूम में तुमने जो बंद किया है, उसका तो तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा ना। यू हैव टू पे फॉर इट। तो मैंने क्या बोला था, जब भी ब्रिटिश फ्रस्ट्रेशन में आएंगे तब कौन याद आएगा? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव उस समय कहाँ थे? उस समय थे रॉबर्ट क्लाइव मद्रास में। मद्रास में रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया गया कि ऐसा ऐसा है, बंगाल में एक सिराजुद्दौला का नाम से नवाब है, तो इरिटेटिंग है। तो रॉबर्ट क्लाइव को इमोशनल नहीं थे क्योंकि उसने मेरे इतने बंदे को मार दिया, तो मैं जाके उससे भी अब इतने बंदे को मारूंगा, नहीं। अगर वो ऐसे करते या वो ऐसे करता तो आज मतलब ब्रिटिश को ही ज्यादा नुकसान हो जाता, क्योंकि सिराजुद्दौला की जो आर्मी थी वो बहुत फास्ट थी, बहुत बड़ा था। ठीक है, और ब्रिटिश के पास बहुत मतलब बहुत एक छोटी सी आर्मी थी। तो ही हैड गॉन देयर। Robert Clive has signed an agreement with Nawab's uncle Mir Jafar and local moneylender Jagan Seth, और you can say जगत शेठ। ठीक है, ये दोनों से उन्होंने ट्रीटी साइन अपना कर लिया कि जब हम सिराजुद्दौला पे हम आक्रमण करेंगे, जब वार करेंगे, then you both will be silent। ठीक है, तो फिर बाद में हो गया, युद्ध चालू हो गया। और जो था भागीरथी, साइड ऑफ रिवर भागीरथी, अ प्लेस नोन एज प्लासी, तो वहां पर युद्ध चालू हो गया। ब्रिटिश वेर हैविंग द ओनली आर्मी ऑफ 3000। जस्ट टू इमेजिन, ब्रिटिश आर्मी वाज British army was 3000. British army was 3000 and Nawab army was Nawab army was 50,000 infantry और 28,000 cavalry। कैवलरी मतलब माउंट बोलते हैं ना, हाथी के ऊपर, और वो हाथी पे। और यहाँ पर इन्फेंट्री मतलब फुट सोल्जर। ठीक है, और ब्रिटिश लोग के पास कितने थे? ओनली 3000। तो क्लाइव को पता था कि अगर मैं इससे डायरेक्ट जंग करूंगा तो मैं आराम से मैं मारा जाऊंगा, मतलब हम लोग हारेंगे बहुत बेकार। तो इसके लिए उसने पहले मीर जफर को और जगत शेठ को अपने यहाँ मतलब अपने अंडर में किया, ट्रीटी साइन किया, एंड ही हैज कंफर्म दैट दिस बोथ विल बी साइलेंट व्हाइल आई विल फाइट द बैटल ऑफ प्लासी विद सिराजुद्दौला। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, सिराजुद्दौला के 4 कमांडर गए थे लड़ाई पे। ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला के 4 कमांडर गए। इसके बाद में मैं माइंड मैप भी दूंगा, तो आप लोग अपना पेन और कॉपी आप लेके रखिएगा। माइंड मैप इंपॉर्टेंट है, आप लिख लीजिए। ठीक है, नहीं नहीं ये नहीं, इसके 4 कमांडर के नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट टू अंडरस्टैंड, बस जो भी इंपॉर्टेंट रहेगा आई विल टेल। ओके, सो फर्स्ट वन वाज ऑफ कोर्स मीर जाफर।
He was the main commander. Second was Rai Durlad. And here was first one was Mohanlal, and second was मीर मदन. ठीक है. इसमें से सबसे मेन कौन था? मीर जाफर was the main commander और you can say main general. ठीक है. इस पहले क्या होता था कि एक एक जनरल के पास अपनी सेना होती थी, तो ये चारों को अपना सेना लेके आना था कहाँ? बैटल ऑफ प्लासी में. ये इसने बोला इसको कि हम दोनों वहां पर जाएंगे ही, हम दोनों प्लासी में जाएंगे नहीं, और ये दोनों ने बैटल में पार्टिसिपेट ही नहीं किया. इन लोग के पास तो आर्मी थी, लेकिन इन लोग के पास बहुत कम आर्मी थी, लेकिन ये लोग गए. इसका रिजल्ट ये हुआ कि ही वाज किल्ड. दिस मीर मदन वाज किल्ड इन वार, बट ही हैड फाउट till the end. This मोहनलाल हैड फाउट till the end. मीर जाफर युद्ध में ना जाके ये सीधा गया किधर? सिराजुद्दौला के पास. ठीक है. छोटा सा उम्र, उसको कोई भी बहलाएगा तो वो बहल ही जाएगा. ठीक है. तो उसका अच्छे से माइंड वॉश किया और बोला कि देखो ऐसा ऐसा बात है कि ब्रिटिश आर नॉट फाइटिंग विद अस, हमारी आर्मी ज्यादा है. ठीक है. हम लोग उनपे ज्यादा आक्रामक है और उनके पास कोई भी सेना नहीं है. आप एक काम करो, आप जो भी अपना आर्मी भेजे हो उसको आप वापस बुला लो. तो आप क्यों नहीं गए? सिराजुद्दौला ने बोला मीर जाफर के कि आप क्यों नहीं गए? तो उसने बोला कि जहां पर मैं जा रहा था वो जो पुल था वो पुल टूट गया था, तो इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप अपने जो सेनापति है उसको आप वापस बुला ले. ठीक है. तो ये दोनों तो गए ही नहीं थे. गए थे कौन? ये दोनों, जिसमें से एक जो ये मीर मदन थे वो तो मर गए थे. लास्ट तक कौन कौन लड़ रहा था? मोहनलाल. तो सिराजुद्दौला ने बार बार मोहनलाल को बोला कि मोहनलाल को वापस अपने पूरे आर्मी के साथ यहाँ पर बुला लो, पर मोहनलाल है रिजेक्टेड कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ पर लड़ूंगा. फिर से वहां पर मीर जाफर बोल रहे अरे आप नवाब हो, यू आर अ नवाब, और आपका कमांडर आपका जो ऑर्डर है वो उसको नहीं मान रहा है. फिर से बोला कि नहीं, उसको यहाँ पर लेके आओ. देन मोहनलाल भी अपना इरिटेट हो गया कि यार मुझे क्या करना, मैं तो लड़ ही रहा हूँ. जब नवाब ही बोल रहे कि मैं मुझे नहीं लड़ना तो मैं क्यों लड़ू. तो ये भी अपना मोहनलाल भी बैटल फील्ड पे चले गए. तो जब वहां का लीडर चला जाएगा बैटल फील्ड पे तो वो आर्मी टिक पाएगी नहीं ना. मोहनलाल को तो खुद सिराजुद्दौला ने बोला था ना कि तुम वापस आ जाओ. तो फर्स्ट टाइम इन्होंने रिजेक्ट किया था कि नहीं मैं यहाँ पर लड़ूंगा. फिर से बोला कि तुम वापस आ जाओ. देन ये इरिटेटेड ही, तो ये छोड़कर बैटल वो चले गए बिना लीडर का आर्मी. तो अब वो आर्मी का क्या हाल होगा? तो ब्रिटिश है स्टार्टेड किलिंग देम. ठीक है. अच्छे से उन लोग को मारा पीटा और बैटल ऑफ प्लासी ब्रिटिश जीत गए. ठीक है. बाद में जब प्लासी का युद्ध नवाब हारे तब उनको पता चला कि मैंने कितना बड़ा ब्लंडर कर दिया है. इट वाज अ वेरी बिग ब्लंडर. तो फिर बाद में नवाब बंगाल से सब छोड़ छाड़ के वो भाग गए. बट ऑन 2 जुलाई 1757 नवाब वाज कॉट एंड किल्ड. उनको मार दिया. तो फिर बाद में अब गद्दी पे बैठेगा कौन? मीर जफर. मीर जफर. मीर कासिम बाद में आएगा. मीर कासिम आएगा बक्सर में. फर्स्ट मीर जाफर. अब बैठेगा मीर जाफर. तो यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव आए और उन्होंने ड्यूअल गवर्नमेंट लेके आए. ड्यूअल गवर्नमेंट. ठीक है. जितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो नवाब के है, और जितने भी ट्रेजरी है या जो भी टैक्स कलेक्ट होगा वो ब्रिटिश करेंगे. ठीक है. तो यहाँ पर he was made only, वो अभी कुछ नहीं है.
वो बाद में गवर्नर जनरल बनेंगे पंजाब में, वो बैटल ऑफ बख्तार के बाद। अभी वो कुछ नहीं है, ही इज ओनली ऑफिशियल ऑफ ब्रिटिश, जो यहाँ पर बंगाल में आके अपने मतलब ऑफिशियल को लीड कर रहे, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि अब मैं यहाँ पर ड्यूअल गवर्नमेंट लेके आऊंगा, जितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तुम्हारी, किसकी, मीर जफर की, और जितने भी ट्रेजरी और जितने भी टैक्स कलेक्शन होगा वो हम ब्रिटिश करेंगे। मतलब जितने भी पुलिस फोर्स है, जितने भी तुम्हारे जो लोकल बॉडीज हैं, जितने भी तुम्हारे गवर्नमेंट के जो भी काम है वो तुम देखो, लेकिन जो टैक्स कलेक्शन, जो भी ट्रेजरी है वो हमारे कंट्रोल में रहेगा। तो कोई भी नवाब इसे चला पाएगा क्या, ठीक है। अगर कोई आपको ही बोल देगी आप पूरा घर चलाओ लेकिन आपके पास कुछ पैसे ही नहीं रहे, तो व्हाट यू कैन डू, नथिंग। तो नवाब के पास कुछ पावर ही नहीं बचा। तो इसके वजह से जो पहले जो बंगाल के जो रोड थे वो सेफ थे फ्रॉम रॉबरी, क्योंकि जगह जगह पर चेक पोस्ट था, पुलिस पुलिस स्टेशन के थे, तो रोड वेयर सेफ फ्रॉम द रॉबरी। एंड नाउ रोड वेयर नॉट सेफ फॉर रॉबरी। मतलब जितना भी था गवर्नमेंट का, जो भी लोकल बॉडीज, वो सब ब्रिटिश ने डिस्ट्रॉय कर दिया। ब्रिटिश बार बार मीर जाफर से उनसे डिमांड कर रहे थे, हमें इतना पैसा दो, हमें ये चाहिए, हमें यहाँ से जागीरदार दे दो, हमें यहाँ का मनसबदार बना दो, ठीक है। तो मीर जाफर ने भी उन लोग को बहुत दिया, लेकिन बाद में बोलते हैं ना, एक आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता। मीर जाफर भी एकदम फ्रस्ट्रेट हो गया कि अरे यार यहाँ का तो नवाब मैं हूँ, लेकिन इन लोग तो मुझे ऐसे ही मतलब अपने अंगूठे दिए तो नचा रहे हैं। तो फिर बाद में मीर जाफर वो थोड़ी इरिटेटेड, वो सोचा कि अब मैं कांटेक्ट करूंगा डच से, आई विल टेक अ हेल्प फ्रॉम द डच, आई विल ट्रेन माय आर्मी इन द डच साइड, और तब ये ब्रिटिशों को मैं बताता हूँ, ठीक है। ब्रिटिश को ये पता चल गया कि हम तुम्हें हमने बैठा और तुम हमारे साथ ही गद्दारी करोगे। बात ऐसा है कि अब तुम यहाँ से निकलो। मीर जफर के जाने के बाद में कौन आया, मीर कासिम, मीर जफर का दामाद, ठीक है। मीर जफर का दामाद मीर कासिम आया, सनील, ठीक है। मीर कासिम, मीर कासिम भी मतलब जब आया वो, तो फिर वो भी बहुत ब्रिटिश को गिफ्ट दे रहे थे, बहुत पैसा बांट रहे थे कि ये लोग पैसा, ये लोग गिफ्ट बहुत दिया, लेकिन उनका भी खजाना ब्रिटिश ने खाली कर दिया। तो फिर बाद में मीर कासिम ने बोला कि अब मैं अपना गवर्नमेंट कैसे चलाऊंगा। तब बाद में मीर कासिम ने बोला कि अब बात ऐसा है कि अब बंगाल में अगर आप ट्रेड करोगे तो अब आपको भी ट्रेड फ्री नहीं रहेगा, आपको भी टैक्स भरना पड़ेगा। ब्रिटिश ने बोला कि यार तुम क्या पागल हो गए, तुमको हमने बैठाया और तुम हमसे टैक्स मांग लो कि नहीं नहीं, क्यों, अब मेरे पास तो पैसे है ही नहीं, तुम्हें क्या करो, आपको तो टैक्स देना ही पड़ेगा। तो ब्रिटिश नहीं मान रहे थे, अफकोर्स ना, क्योंकि मीर कासिम को कौन बैठा है, ब्रिटिश नहीं तो बैठा है। तो मीर कासिम ने बोला कि ठीक है। अब जो इंडियन ट्रेडर्स थे जो बंगाल में ट्रेड कर रहे थे, उसने उनको भी फ्री कर दिया कि अब आपको भी फ्री है, आप भी बिना टैक्स दिए आप ट्रेड यहाँ पर कर सकते हैं। दिस थिंग हैज इरिटेटेड द ब्रिटिश, ठीक है। ऐसे कैसे ट्रेड टू फ्री फ्री हम कर सकते, तुमने लोकल ट्रेडर्स को कैसे दिए, ठीक है। तो यहाँ से ब्रिटिश का दिमाग इसके ऊपर धीरे धीरे खराब होना चालू हो गया था। देन मीर कासिम वांटेड टू बी द इंडिपेंडेंट, ठीक है, उसे भी अपना जो स्टेट था उसे भी इंडिपेंडेंट करना था। तो ही हैड शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम 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 बंगाल, फ्रॉम कलकत्ता टू मुंगेर। मुंगेर जो अभी बिहार में, पहले का बंगाल इतना छोटा बंगाल नहीं था, उसमें मतलब पूरा बिहार भी आता था। तो जो मीर मीर कासिम थे उन्होंने अपना कैपिटल है वो शिफ्ट कर दिया था मुंगेर में। He also hired a foreign expert to train his army, some of whom were direct conflict with the British. अब डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में कौन था, ज्यादातर फ्रेंच। तो इन्होंने फ्रेंच आर्मी, फ्रेंच के कुछ लोगों को भी, डच तो थे लेकिन ज्यादा तो फ्रेंच थे ना, तो he had hired the French army to train his army, ठीक है। He treated Indian traders and English as the same without any guaranteeing a special privileges, ठीक है। इतना तक तो ठीक था कि आपने इंडियन ट्रेडर को भी आपने इक्वलिटी राइट दे दी,
ठीक है, आपने फ्रेंच को भी अपने पास बुला लिया, ट्रेन करा रहे हो, आपने अपना कैपिटल भी कोलकाता से मुंगेर शिफ्ट कर लिया है, इतना तक तो ठीक है। मीर कासिम ने क्या किया, पटना में ब्रिटिश सेटलमेंट पे जाके उसने हमला कर, मीर कासिम ने पटना के सेटलमेंट पे, ब्रिटिश सेटलमेंट में जाके उसने हमला कर दिया और वहां पर बहुत सारे ब्रिटिशों को उसने मारा। अब यहाँ से ब्रिटिश का दिमाग हिल गया। फिर बाद में जनरल हेक्टर मुनरो, मुनरो के हाथ में एक लंबा चौड़ा सेना दिया ब्रिटिश को, ब्रिटिश का बोला कि अब हम लोग मीर कासिम पे हमला करेंगे। ये न्यूज जब मीर कासिम ने सुना तो मीर कासिम had run away to अवध, ठीक है, अवध के नवाब के बाद तो भाग के चले गए। जब अवध गए तो जो अवध के जो नवाब थे, अवध के नवाब का नाम था शुजाउद्दौला, शुजाउद्दौला, शुजाउद्दौला। वो कौन, सिराजुद्दौला, ये शुजाउद्दौला, ठीक है, शुजाउद्दौला अवध के नवाब। Then he had contact to Shah Alam to what? दिल्ली, दिल्ली में कौन, मुगल एम्परर, उनको भी ब्रिटिश तंग करते थे शाह आलम को कि तुम हम ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे, ठीक है। तो शाह आलम वाज आल्सो फ्रस्ट्रेटेड। तो फिर बाद में आया बैटल ऑफ बक्सर। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है, आ रहा है। नहीं फ्रेंच का, नहीं जब लास्ट का जो वो वॉर हुआ था कैरेटी का, नहीं अलाउड नहीं था, अलाउड नहीं था। मैं आर्मी का हेल्प मैंने नहीं बोला, तू ट्रेंड आर्मी को ट्रेन करना वो अलग बात है, हाँ ट्रेंड करने के लिए वो अलग बात है। यहाँ पर डच या फ्रेंच कोई भी इंडियन रूलर को अपना आर्मी नहीं दे रहा है ब्रिटिश के खिलाफ, सिर्फ उन्हें ट्रेन कर रहे हैं वो ताकि इन लोग का जो आर्मी है वो लेवल पे जाके ब्रिटिश के साथ लड़ सके। कोई भी अपना यहाँ पर आर्मी नहीं देगा। बैटल ऑफ बक्सर में ब्रिटिश आर्मी यहाँ पर अकेला, ब्रिटिश आर्मी, ठीक है। जनरल कौन था इन लोग का, अभी बोला था, हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो और एक साइड में कौन था, मीर कासिम प्लस शाह आलम प्लस शुजाउद्दौला। ये कहाँ के थे, बंगाल, नवाब ऑफ बंगाल। ही वाज द मुगल एम्परर and he was नवाब ऑफ अवध, ठीक है। ये तीनों मिल गए कि अब हम तीनों मिल के ब्रिटिश को अब हराएंगे, लेकिन यहाँ पर भी उन लोग को कुछ नहीं हो पाया। अगेन द बैटल ऑफ बक्सर वाज बीन बाय, कौन जीता था यहाँ पर, विनर वाज ब्रिटिश। हो गया, हाँ क्या हुआ है, अगेन दे में लूज द, ये तीनों फिर से, ये तीनों मिलकर भी ब्रिटिश को नहीं हरा पाए, ठीक है। बैटल ऑफ बक्सर में हुआ,
अभी भी बक्सर नाम का एक बिहार में ही हुआ। बिहार पहले अवध में आता, मतलब अवध सॉरी बक्सर पहले बिहार में आता, अभी भी है बक्सर। बिहार बक्सर अभी भी बिहार में ही है, और पहले भी उसे बक्सर बोला जाता था, जो अभी भी बिहार में है। लेकिन जो युद्ध लड़ा गया था वो बक्सर में ही लड़ा गया, ठीक है। नहीं, बिहार कहाँ पर था? बंगाल में था ना। बिहार अवध में कैसे आएगा? मैं शुरू से बोलते रहा हूँ कि बंगाल पहले इतना छोटा नहीं था, उसके बाद बिहार भी था ना, तो युद्ध हुआ था बिहार में, बक्सर। ठीक है, समझ में आ रहा है? पूरे बात एकदम डल दिख रहे थे। ये बार का रिजल्ट क्या हुआ? सिस्टम ऑफ इंडिपेंडेंट नवाब इन बंगाल वाज ओवर। मैंने बोला था ना रॉबर्ट क्लाइव, तो रॉबर्ट क्लाइव अब आए, रॉबर्ट क्लाइव अब आएगा, ठीक है। ये बात नहीं, नवाब मैंने बोला था नहीं अभी, पूछा था कि नवाब रूल कर रहे थे तो क्लाइव कहां पर गया, तो क्लाइव बख्तार तक तो नहीं आया। अब इसके बाद भी नवाब रहेगा वहां पर, नवाब इसके बाद भी रहेगा, बंगाल में नवाब रहेगा, लेकिन वहां पर कौन रहेगा साथ में? गवर्नर जनरल, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, इंडिया नहीं। हाँ, बैटल बैटल ऑफ बख्तार हुआ 1764 में, बैटल ऑफ बख्तार, ठीक है। तब बाद में यहाँ पर क्लाइव आया कि हम अब नवाब को अकेले नहीं छोड़ सकते, नहीं तो ये फिर से कुछ ना कुछ ये करते रहेंगे, तो इसके लिए हम अब इनके साथ कौन किसको बैठाएंगे? जी, मतलब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो देयर वाज द क्लाइव, ठीक है। नाउ सेकंड पॉइंट, सुजाउद्दौला। सुजाउद्दौला नवाब ऑफ अवध, जो इतना उड़ रहे थे, सुजाउद्दौला, ठीक है, इनके ऊपर मारा 50 लाख रुपए का फाइन। तुम्हें हमने कुछ किया था क्या? तुम हमारे पास क्यों आए? लड़ने के लिए। तो 50 लाख रुपए, 50 लाख रुपए फाइन, और जो बात है इलाहाबाद और कोरा को हमें देके दे। अच्छा, सुजाउद्दौला से 50 लाख रुपीज भी लिया, ठीक है, और इलाहाबाद और कोरा, ये दोनों जगह इनसे लेके भी गए, ठीक है। फिर बाद में किसको लिया साइड में? ये ट्रीटी ऑफ, फिर बाद में हुआ ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ठीक है। दीवानी राइट टू ब्रिटिश टू कलेक्ट द टैक्स वाज टेकन, ठीक है। बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जो भी दीवानी राइट था, नवाब तो वहां से तो हटा गया ना, मीर कासिम को तो वहां से तो हटा दिया, लेकिन अब वहां का दीवानी राइट, राइट टू कलेक्ट द टैक्स, वो भी ब्रिटिश ने ले लिया। कहां से ले लिया था? बंगाल, बिहार है, ओडिशा, ठीक है, तीन। अब जो शाह आलम आए थे वहां से, मुगल एम्परर, उनको बोला था कि अब तुम्हारा जो है, अब तुम पेंशनर बन के रहोगे, एनुअली तुमको 26 लाख रुपीज हम देंगे ऐसा पेंशन, ठीक है। तो इससे क्या हुआ? ब्रिटिश में फुल्ली कैप्चर्ड द बंगाल, बंगाल को उन्होंने पूरी तरीके से कैप्चर कर लिया, ठीक है। और उससे क्या हुआ? अवध में भी इन लोग का, मतलब ये नॉर्थ साइड में भी उन लोग का दबदबा और बढ़ते जा रहा था, क्योंकि अवध के इंपॉर्टेंट जो सिटी थे, इलाहाबाद और कोरा को बोला कि ये हमें देखे, ठीक है। जो भी मैंने बोला है 50 लाख रुपए इनसे लिया, और अवध और कोरा भी लिया, तो इसको बोलते हैं इलाहाबाद ट्रीटी, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। लिखे तो क्या आपको? ठीक है, तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में क्या हुआ? 50 लाख रुपीज was taken from रुपीज 50 लाख was taken from the सुजाउद्दौला, और इलाहाबाद और कोरा को उनकी लिया था, ठीक है। और जो भी शाह आलम थे उनको पेंशनर बना दिया गया था रुपीज
26 लाख रुपीज दे के, और यहाँ पर जो ये बंगाल के थे नवाब, उनको हटा के फिर से उन्होंने मीर जफर को लाया। लेकिन इनके साथ अब कौन रहेगा? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। वो कौन बना? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है। हाँ? मीर जाफर का तमीर लॉ मीर कासिम। ठीक है। मीर जाफर पहले आया, फिर बाद में मीर कासिम आया, फिर मीर कासिम हटने के बाद में फिर से मीर जाफर आया। बट ही वाज नॉट अ होल, मतलब वो पूरे बंगाल पे उन्होंने राज नहीं किया था। उनके पास कौन था? जी, मतलब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रॉबर्ट क्लाइव भी थे। ठीक है। अच्छा, तो ब्रिटिश को इतना मतलब बंगाल में इंटरेस्ट क्यों था? Why? बंगाल वाज द फर्टाइल लैंड। ठीक है। बंगाल वाज द फर्टाइल लैंड, क्योंकि अगर देखेंगे गंगा का जो द्वाब रीजन, ठीक है, तो वो बंगाल से होके जाता है। ठीक है। गंगा वाज द फर्टाइल लैंड, गंगा के वजह से बंगाल वाज द फर्टाइल लैंड, और वहां पर ट्रेड भी बहुत होता था। ठीक है। तो बंगाल में इतना पैसा था कि बंगाल के ही मदद से ब्रिटिश ने पूरे मतलब इंडिया को जीत लिया। वहां पर इतना पैसा था कि उसके ही मदद से इन लोगों ने अपना आर्मी स्ट्रॉन्ग किया, आगे का स्ट्रेटेजी बनाया, और पूरे इंडिया को उन्होंने कंट्रोल कर लिया। बाद में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन करने के बाद में ब्रिटिश ने बंगाल को ही अपना बेस बना लिया। ठीक है। अब हम लोग जो भी युद्ध करेंगे अब बंगाल से ही करेंगे। फिर बाद में उसके बहुत सारे प्रेसिडेंसी भी बने, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, ऐसे बहुत सारे प्रेसिडेंसी भी बने। लेकिन जो मेन हेड था वो कौन था? बंगाल प्रेसिडेंट। ठीक है। उसका जो आएगा डिसीजन वो फाइनल रहेगा। फिर बाद में बंगाल को खत्म करने के बाद अब इन लोग का नकल कहां पर आया? मैसूर। ठीक है। हाँ, नहीं था ना? कहाँ था? लेकिन उन लोग के पास टेक्नोलॉजी थी, तहबगन, ठीक है, तोप भी था। हमारे पास था, ठीक है, तलवारें थी, और जितने भी थे गन और तोप वो बहुत लिमिटेड नंबर पे थे। उन लोगों के पास टेक्निक बहुत है, तो इसके लिए तो उन लोग का आर्मी इतना छोटा रहता था, और हमारी इतने बड़े बड़े आर्मी, और फर्स्ट ऑफ ऑल थे मतलब जो उन लोग का जो आर्मी था एकदम प्रोफेशनल आर्मी, वेल ट्रेंड आर्मी। ठीक है। वेल ट्रेंड आर्मी, तो इसके लिए उन लोग छोटे नंबर में होने के बावजूद जीत जाते थे। हमेशा हमेशा वो ऐसे ही करते थे। एंग्लो और मैसूर, पहले पहले मैसूर पे किसका राज होता था? वोडेयार डिनेस्टी, हिंदू हिंदू किंगडम। ठीक है। वोडेयार डिनेस्टी। ठीक है। वोडेयार डिनेस्टी के एक राजा थे, राजा वोडेयार वन। ठीक है। वो किंग राजा वोडेयार वन, WODEYAR, वोडेयार, WODEYAR, वोडेयार, वोडेयार। ठीक है। इनके एक राजा थे, राजा का नाम क्या था? राजा वोडेयार वन, राजा वोडेयार वन। इनके दो सेनापति, ठीक है, नानजीराज और देवराज। नानजीराज was PM, प्राइम मिनिस्टर थे वोडेयार डिनेस्टी के, और जो देवराज थे he was the कमांडर। अब यहाँ पर जो टीपू सुल्तान के भाई थे, सॉरी हैदर अली के जो भाई थे, हाँ, टीपू सुल्तान के डैडी हैदर अली। ठीक है। हैदर अली के जो भाई थे यहाँ पर एक मतलब सिंपल एक छोटे मोटे कमांडर थे वहां पर। ठीक है। जो मतलब युद्ध में जाता था, अपना लड़के एक मतलब सिपाही टाइप के थे। तो हैदर अली वॉज हॉर्समैन। ठीक है। हॉर्स को देखभाल करता था, हॉर्स को चलाते थे। ठीक है। ही वॉज द अनएजुकेटेड मैन। ठीक है। लेकिन उनका इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा था। वो युद्ध में जा जाके देख देख के मतलब युद्ध कैसे किया जाता है सब टेक्निक उन्होंने सीख लिया, और इसी टेक्निक की वजह से हैदर अली ने वोडेयार को बहुत सारे युद्ध भी जीता के दिए। अब क्या
हुआ कि जो राजा थे, राजा वोडेयर वन, इनसे खुश हो गए और धीरे धीरे करके इनको कमांडर बना दिया। कमांडर से ही बिकेम पीएम। सी अ हॉर्समैन बिकेम अ कमांडर एंड कमांडर से वो बन गए पीएम। ही हैड एलिमिनेटेड द नंजराज, ठीक है, नंजराज और देवराज को वहां से उन्होंने एलिमिनेट कर दिया एंड ही बिकेम अ पीएम। और जैसे ही राजा वीक पड़ा, वोडेयर वन का मतलब राजा वोडेयर वन जैसे ही वीक पड़ा, ये एलिमिनेटेड हिम और वो खुद गद्दी पे जाके बैठ गए, ठीक है। In 1749, independent army commander Hyder Ali replaced the Nanjaraj as the PM, and in few years he became the emperor or king of the Mysore. इनका एक अच्छा आदत ये था कि ये जानते थे कि ब्रिटिश कभी ना कभी मुझ पे भी हमला करेंगे, तो बेटर टू ट्रेन माय आर्मी टू देयर लेवल। तो इन्होंने, इनका जो फ्रेंडशिप था वो फ्रेंच के साथ भी उतना ही है, एकदम कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। उन्होंने फ्रेंच के साथ मिल के इन्होंने डिंडी गोल में इन्होंने एक आग का फैक्ट्री भी खोल के रखा था। डिंडी गुल में इन्होंने फ्रेंच के साथ मिलके इन्होंने एक आम फैक्ट्री भी खोल के रखा था और फ्रेंच इनके आर्मी को ट्रेन भी कर रहे थे, ठीक है। और फिर बाद में in 1950 टिप्पू सुल्तान was born. In 1950 टिप्पू सुल्तान was born. 1750 ठीक है, 1750 में टिप्पू सुल्तान was born. 1750 में टिप्पू सुल्तान was born. फिर बाद में आया फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार। वो क्यों हुआ? रीजन, व्हाट वाज द रीजन? ब्रिटिश को सबसे पहले टेंशन था कि जो ये मैसूर का जो है नवाब बोल दो या किंग बोल, हैदर अली इज द डेंजरस मैन, ये काफी तेजी से ग्रो कर रहा था, ठीक है। अब वहां पर तो मराठा ने तो पानीपत में तो उन लोग को हार मिली, मतलब मराठा तो हार गए थे पानीपत, तो अब ब्रिटिश के लिए मराठा अभी टेंशन नहीं थे, ठीक है। लोग समझ रहे अभी इन लोग का आर्मी अभी लूज है, अभी ये कमजोर है, तो अभी हमको इस पे फोकस करना चाहिए, मैसूर, ठीक है। ब्रिटिश कैप्चर्ड हैदराबाद, ठीक है। वहां के जो थे निजाम, ब्रिटिश हमेशा हैदराबाद के निजाम को वो हमेशा दबा के रखे, ठीक है। हमेशा उन लोगों को दबा के रखा है। वहां के जो हैदराबाद के निजाम थे उन लोग को हमेशा ब्रिटिश ने दबा के रखा हमेशा, ठीक है। ब्रिटिश कैप्चर्ड द हैदराबाद एंड दे डिमांडेड अ नॉर्थन सरकार मतलब जो हैदराबाद का जो यहाँ पर जो साइड का था ना, ये हैदराबाद का साइड का वो कोस्टल लाइन, उसको बोलते थे नॉर्थन सरकार। यहाँ पर सब समंदर थे, ठीक है, तो इट वाज यूजफुल इन ट्रेडिंग एरिया। तो यहाँ पर 5 सूबे थे, ठीक है। तो ब्रिटिश ने बोला कि बात ऐसा है कि हमने तुमको हरा दिया, हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ जो यहाँ के जो नॉर्थन सरकार का जो एरिया है 5 सूबा तुम हमें दे दो। लेकिन नवाब ने बोला कि अब तुम्हें जो करना है कर लो, बट आई कांट। तो ये सीधे कहां पर गए? मुगल एम्परर के पास। ये देखो तुम्हारा बंदा है, इसको समझाओ, ही इज नॉट गिविंग अस नॉर्थन सरकार, हमें जो चाहिए ये हमें नहीं दे रहा। तो मुगल सम्राट को तो कुछ करना ही नहीं था, उसने बोला कि जो करना वो करो। तो फिर बाद में बात यह हुआ कि जो नवाब थे या सॉरी यहाँ के जो निजाम थे हैदराबाद के, उन्होंने बोला कि ठीक है 5 सूबे में से मैं आपको 4 सूबा देता हूँ, ठीक है। 4 I will give to you, but 1 I will keep for me। साथ में लेकिन आपको ये वादा करना पड़ेगा कि जो मुझ पर हमला करेगा उस समय आप मेरी मदद करो। तो ब्रिटिश को समझ गया था कि ये हमला किस पे करने वाला है, ये हमला करने वाला था सीधा मैसूर पे, और ब्रिटिश को तो यही चाहिए था, उनको तो सिर्फ चांस चाहिए था, ठीक है। दे वाज रेडी फॉर इट। तो उसने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, वी विल हेल्प यू। ये ट्रीटी के बाद निजाम इतना कॉन्फिडेंट हुआ कि निजाम ने सीधा मैसूर पे ने हमला बोला, ठीक है। तो निजाम अकेले नहीं आया, वो साथ में मराठा को भी लेके आया, ठीक है। ब्रिटिश ने बोला कि तू एक काम कर, हम लोग साथ में मराठा को भी लेके जाते हैं। तो फर्स्ट मैसूर में क्या हुआ? फर्स्ट एंग्लो मैसूर में निजाम
निजाम प्लस मराठा प्लस ब्रिटिश, ये तीनों ने मिलके हैदर अली पे इन्होंने अटैक कर दिया। हाँ? हैदर अली, हैदर, टीपू सुल्तान तो बाद में आएगा, टीपू सुल्तान आएगा सेकंड आएगा मैसूर बाग, ठीक है। अभी हैदर अली है, अभी हैदर अली है। तो ये तीनों ने मिलकर हैदर अली पे अटैक किया, बट हैदर अली का भी दिमाग बहुत था। इन्होंने मराठा को बोला आई विल गिव यू 35 लाख रुपीज, ठीक है, 35 लाख रुपीज, डोंट अटैक ऑन, ठीक है। तो यहाँ से मराठा चले गए, ठीक है। हैदर अली ने निजाम को भी, ठीक है, डिप्लोमेट तरीके से निजाम को भी अपने साइड में मोड़ लिया, ठीक है। अब क्या हुआ, मराठा तो चले गए, निजाम ने अपना पार्टी चेंज कर लिया, ब्रिटिश के पास था, अब कहां पर गए, हैदर अली के पास। और जब ब्रिटिश ने हमला किया तब हैदर अली भी निजाम को छोड़ के चले गए। तो पता हुआ निजाम फंस गया, ठीक है। पहले ये तीनों मिलकर किसके ऊपर हमला करने वाले थे, हैदर अली के ऊपर। मराठा को कितना दिया, 35 लाख देके निकाल लिया, मतलब अब आप जाओ, हम पर आप हमला मत करो। और निजाम को भी डिप्लोमेट तरीके से अपनी तरफ कर लिया। और जब युद्ध का समय आया तब ब्रिटिश निजाम और हैदराबाद से, सॉरी टीपू सुल्तान थे, हैदर अली थे, ठीक है। और निजाम को फिर से हैदर अली ने छोड़ के चले गए। अभी फंस गया बेचारा निजाम, लेकिन वो तो निकल गया था ना। कौन कौन, निजाम निकले थे मराठा, 35 लाख रुपीज लेके निकले थे मराठा। वही तो मैंने बोला ना, निजाम और ब्रिटिश बचे ना बाद में। निजाम को भी हैदर अली ने डिप्लोमेटिक तरीके से अपनी तरफ ले लिया। ओके, और ये निजाम तो फिर अभी मजबूर है। हाँ, तो वो मत पानी पी लो और अच्छे से क्या हो गया, मैं कितने देर से वही मैं समझाया आपको। मराठा को दिया 35 लाख रुपए, मराठा चले गए। निजाम आया ब्रिटिश के साथ हमला करने, ठीक है, आएगा वो। उसके बाद हैदर अली निजाम को डिप्लोमेटिक तरीके से अपने तरफ ले लेते, तो बच गए ब्रिटिश। अभी युद्ध किसके बीच में होने वाला है, ब्रिटिश बस हैदर अली और निजाम भी अब हैदर अली के साथ लड़ेगा ब्रिटिश के खिलाफ, ठीक है। अब यहाँ पर हैदर अली ने भी निजाम को छोड़ के वो भी चले गए। तो पता तो अब हुआ क्या, अब फंसा कौन, निजाम, ठीक है। तो ये ब्रिटिश ने बोला कि पहले तो तुम हमारे पास आए थे कि अब हम सब मिल गए टीपू ये हैदर अली पे हम हमला करेंगे, और फिर बाद में तुमने हमें धोखा दे दिया, ठीक है। तो इन्होंने फिर से एक ट्रीटी साइन किया, इन्होंने साइन किया मैसूर पे। अब हम दोनों मिलके हमला करेंगे, ठीक है, कुछ भी हो जाए हम दोनों मिलके हमला करेंगे, राज तुम करोगे लेकिन मैसूर का दीवानी राइट हमें मिलना चाहिए, ठीक है। लोग अपना ख्याली पुलाव पका रहे थे कि अब हम दोनों मिलके मैसूर पे हमला करेंगे, मैसूर को पूरे कब्जे में रहने के बाद में राजा तुम बनना, लेकिन दीवानी राइट वो पूरा हमें चाहिए, वो हम लेंगे, ठीक है। लेकिन फिर से ब्रिटिश और निजाम ने फिर से हमला किया। हैदर अली हैड नो फ्रेंड, हैदर अली अकेले थे, बट ही हैड सक्सेसफुली डिफीटेड, ठीक है। हैदर अली सक्सेसफुली डिफीटेड ब्रिटिश। ये सबसे मतलब शर्मनाक हार था ब्रिटिश का इंडिया, पहला हार था लेकिन शर्मनाक हार था जो ब्रिटिश को मिला था। किसने हराया था, हैदर अली ने ब्रिटिश को बहुत ही शर्मनाक हार दिया। फिर बाद में बस जो एंग्लो मैसूर वार हुआ उसका रिजल्ट क्या आया, ट्रीटी ऑफ मद्रास। यहाँ पर क्या हुआ कि जो भी
युद्ध के दौरान जो हम लोग ने एक दूसरे का एरिया हमने जो कैप्चर किया है उसको हम एक दूसरे को लौटा देंगे। ठीक है, एक दूसरे को हम लौटा देंगे। एंड म्यूचुअल सपोर्ट, अगर किसी ने हम पर हमला किया तब तुम हमें सपोर्ट करना, और किसी ने तुम पर हमला किया तो हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। और जो आरकोट था जो ब्रिटिश ने अपने लिया था कब्जे में, बोला कि ये जो आरकोट जो तुमने लिया ये मतलब वहां के नवाब को तुम वापस करो। ठीक है, तो ये मतलब बहुत एक शर्मनाक हार थी ब्रिटिश के। फिर से ब्रिटिश से चुप रहेंगे नहीं, चुप रहेंगे। फिर से वो चांस ढूंढने लगे। फिर बाद में सेकेंड एंग्लो मैसूर वार। सेकेंड एंग्लो मैसूर वार में 1770 में, ठीक है, निजाम था वहीं पर निजाम कुछ नहीं था। निजाम को हमेशा ब्रिटिश ने दबाया था, उसको यूज किया था, और रात को ब्रिटिश ऐसे ही करते रहे। उनको निजाम से कुछ प्रॉब्लम नहीं है, उनको निजाम से कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ब्रिटिश को किससे प्रॉब्लम रहता था? जो स्टेट या जो राजा उन लोग डेंजरस था, उनसे ज्यादा पावरफुल था, तो उनको वही राजा उनके दिमाग में खटकता था कि आदमी को मुझे हटाना। ठीक है, फिर बाद में आया सेकेंड एंग्लो मैसूर वार। सेकेंड एंग्लो मैसूर वार 1780 से 84 तक। ठीक है, 1770 में क्या हुआ? मराठा अटैक ऑन हैदर अली विद द लार्ज आर्मी एंड कैप्चर्ड अ मल। ठीक है, 1770 में मतलब मराठा का मतलब पहले ऐसा चलता ही, ठीक है। नहीं तो अगर मराठा चाहते तो पूरे जो साउथ तक वो अपना किंगडम हो आराम से वो फैला ले। ठीक है, उनका तो एक तो सब में खौफ था, लेकिन इन लोग हमला करते थे, पैसा लेते थे, लूटते थे, और फिर से वापस आ जाते थे। नाउ यू रूल। ठीक है, तो फिर से मराठा ने 1770 में मैसूर के ऊपर हमला किया विद अ लार्ज आर्मी, और यहाँ पर हैदर अली से वो हार गए बुरी तरीके से, और मैसूर के ऊपर पूरा मराठा का कैप्चर हो गया। अच्छा, तो आप लोग को यहाँ पर फर्स्ट सिटी मैंने क्या बोला था? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ना, ट्रीटी ऑफ मद्रास में कि किसके बीच में हुआ था? हैदर अली एंड ब्रिटिश के बीच में, कि जो भी आप पर हमला करेगा हम उस पर हमला करेंगे। यहाँ पर ब्रिटिश आई है, यहाँ पर ब्रिटिश को बोला कि अब मुझे आप लोग का हेल्प चाहिए। यहाँ पर ब्रिटिश आई नहीं, वो आपका मतलब है, आप संभालो, हमारे ये मैटर नहीं है, आप संभालो। तो इसके वजह से हैदर अली को बहुत बुरी तरीके से हार का सामना झेलना पड़ा। 1970 में मराठा ने हमला किया। ठीक है, और 1979 में, सॉरी यार, 1770 में मराठा ने हैदर अली पे हमला किया। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार डेट हुआ था 1767 टू 1769। ठीक है, ओके। फिर बाद में 1770 में मराठा अटैक द मैसूर। ठीक है, फिर बाद में 1779 में जो हैदर अली थे, इन्होंने मराठा को 36 लाख रुपए दिए। ठीक है, 36 lakh rupees was given to Marathas and 14 lakh were paid as a rent. ठीक है, per annum। ठीक है, 36 लाख रुपए कि आपने जो हमारा जो एरिया कब्जा में लिया है मैसूर का, वो आप छोड़ दीजिए, और हम आपको हर एक साल एनुअली हम आपको 14 लाख रुपए 14 लाख रुपीज हम आपको लोन देंगे। मराठा वाला हैप्पी, बोला जो ठीक बात नहीं, अब हमें पैसे कितने दे रहे, ठीक है कोई बात नहीं, अब अपना राज्य ले लो, हमें हमारे पैसे दे दो, यहाँ से जाएंगे। लेकिन हैदर अली का गुस्सा किस पे था? ब्रिटिश पे किए, कभी सुधरने वाले नहीं है इन लोग, हमेशा धोखा ही देंगे। इन
इन लोग को मारना पड़े, ठीक है। उस समय का फिर से इन्होंने वही काम किया कि गेट अ सपोर्ट फ्रॉम फ्रेंच, ठीक है। फ्रेंच से इन्होंने सपोर्ट लिया, अपने आर्मी को इन्होंने बराबर ट्रेन किया, लेकिन ये सीक्रेट चल रहा था। सेकेंड एंग्लो मैसूर वार के टाइम पे जो थे उस समय के गवर्नर जनरल बैरन हस्टिंग, ये सब बात इनको पता चल गई, और उस समय ही अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस चल रहा था, ठीक है। जब सेकेंड एंग्लो मैसूर वार जब इंडिया में चल रहा था, उस समय ही अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी चल रहा था। वहां पर भी फ्रेंच किसको सपोर्ट कर रहे थे? अमेरिकन को सपोर्ट कर रहे थे ब्रिटिश के खिलाफ। वो तो एक गुस्सा था ही। अब फिर से यहाँ पर ब्रिटिश को लगा कि फिर से यहाँ पर फ्रेंच किसको सपोर्ट कर रहे हैं? हैदर अली को। अब इन लोग का भी अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो सीधा बैरन हेस्टिंग ने किधर अटैक किया? माही पे। माही कहाँ पर है? जो मैंने बोला था कि जो साउथ के साइड में, जो थर्ड कैनेटिक वार में एक फ्रेंच को जगह दिया था कि आप यहाँ पर रह सकते हो, लेकिन आप आर्मी और कोई भी सेटलमेंट जैसे कि फोर्टिफिकेशन नहीं कर सकते। तो वो जगह का नाम क्या था? माही। माही वाज द फ्रेंच सेटलमेंट। तो ब्रिटिश ने माही पे कर दिया अटैक, ठीक है। अभी फ्रेंच का फ्रेंड कौन? हैदर अली। और माही को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पर कौन खड़ा था? टीपू सुल्तान, ठीक है। 15 ईयर ओल्ड गाय, 15 ईयर ओल्ड गाय, 15 ईयर ओल्ड गाय टीपू सुल्तान वहां पर खड़ा था माही को प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे ही हैदर अली को पता चला कि अब ब्रिटिश का बहुत बड़ी आर्मी, अभी बात है ये माही का कोई मतलब डेट नहीं बताया गया, लेकिन जो है ना किसी के बीच में हुआ। 1780 से 84 के बीच में ब्रिटिश ने माही पे अटैक कर दिया। माही क्या था? फ्रेंच का सेटलमेंट एरिया, ठीक है। उसको प्रोटेक्ट कौन सा? 1750 में हाँ, लेकिन उन्होंने पहला युद्ध लड़ा था 15 साल की उम्र में। ये भी एक फैक्ट है। उन्होंने पहला युद्ध लड़ा था 15 साल की उम्र में अपने फादर के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर माही को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन कौन सा बैठा? यहाँ पर कौन खड़ा था? टीपू सुल्तान। तो जैसे ही हैदर अली को पता चले कि वहां से मराठा का फौज आ रहा है, सॉरी ब्रिटिश का फौज आ रहा है माही पे हमला करने, वैसे ही ये हैदर अली ने भी अपना फौज यहाँ से भेज दिया, ठीक है, टीपू सुल्तान को मदद करने के लिए। तो यहाँ पर भयंकर भयंकर लड़ाई हुआ। लेकिन फिर से यहाँ पर जो ये थे हैदर अली ने, हैदर अली इस बार अकेले नहीं है। हैदर अली ने किसको दिया था पैसा? मराठा को दिया था, ठीक है। तो मराठा ने भी बोला था कि ठीक है, जब हमारा जरूरत पड़ेगा तब आप हमें बुला लेना। तो फिर से इस बार मराठा प्लस हैदर अली प्लस निजाम, ये तीनों एक साइड पे और ब्रिटिश एक साइड पे। ब्रिटिश के पास है 7,000 आर्मी, ठीक है। ब्रिटिश के पास 7,000 आर्मी, और ये लोग मराठा, हैदर अली और निजाम एक साइड में। ब्रिटिश वेर डिफीटेड, ठीक है। फिर से ब्रिटिश में डिफीटेड। टीपू सुल्तान था, ब्रिटिश को वहां पर हरा दिया। टीपू सुल्तान ही एक ऐसा मतलब बोलते हैं ना कि किसने ब्रिटिश को नाक में दम करके रखा था, तो सिर्फ 4-5 ही लोग थे, जिसमें से एक टीपू सुल्तान। ये सब खत्म होने के बाद में मतलब मैं थोड़ा सा उसके बारे में मतलब उनके बारे में थोड़ा सा भी इंट्रोडक्शन भी दूंगा, ठीक है। मतलब नेक्स्ट लेवल हुआ वो एक 4-5 लोग ही थे जिन्होंने ब्रिटिश को पानी पिलाया था, जिसमें से एक थे टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान को तो घेर के मारा गया था, नहीं तो वो मरने वाला था, ठीक है। टीपू सुल्तान फिर वहां से जो डिफीट हुआ ब्रिटिश का, उससे फिर से फ्रस्ट्रेट हो गया कौन? बैरन हेस्टिंग। ये नहीं, अब वैसे नहीं होने वाला। तो बैरन हेस्टिंग का मेन इन लोग का प्रेसिडेंसी कहाँ था? मैंने बोला था मेन प्रेसिडेंसी कहाँ पर था? बंगाल। बंगाल से बैरन हेस्टिंग ने एक लार्ज फोर्स भेज दिया, किसके खिलाफ? मैसूर के खिलाफ, ठीक है। लार्ज फोर्स भेज दिया और फिर से मराठा को
कुछ पैसे दे दिए कि आपको ये वार में नहीं लड़ना है, और निजाम को धमकी दे दिया कि अगर तुम वार लड़े तो तुम काम से गए। ठीक है, तो मराठा को तो पैसे दे के निकाल दिया, यहाँ से मराठा को पैसे दे के निकाल दिया कि आपको ये वार नहीं लड़ना है, आप साइड में हटो, और निजाम को धमकी दे के निकाल दिया। तो बचा कौन? हम अकेले हैदर अली। हैदर हैदर अली और टीपू सुल्तान। अभी भी वहां के ना किंग कौन थे? हैदर अली ही थे। ठीक है, टीपू सुल्तान वाज स्टिल नाउ अ प्रिंस। ठीक है, यहाँ पर फिर से हैदर अली वाज टीपू सुल्तान कहाँ पर था? टीपू सुल्तान हाथ की था। हैदर अली मरने के बाद में ही टीपू सुल्तान बैठे। ठीक है, अभी सेकेंड एंग्लो मैसूर वार में स्टार्टिंग में हैदर अली रहते, लेकिन एंड करते करते टीपू सुल्तान आ जाते। ये सेकेंड एंग्लो मैसूर वार के बीच में ही हैदर अली का मौत हो जाता है। वो नेचुरली मरते, उनको कोई मारता नहीं है, और बीच में ही टीपू सुल्तान आ जाता है। ही हैड कंटिन्यूड द वार। ठीक है, अब समझ में आया? तो यहाँ पर फिर से जब फिर से उन लोग का एनकाउंटर हुआ ब्रिटिश और हैदर अली का, तो हैदर अली हार गए। हैदर अली हार गए, और फिर बाद में हैदर अली इसी हार के वजह से, मतलब एक दुख के गम में, वो 1782 में ही वाज डाइड, येट पास्ड अवे। तो फिर बाद में वार को आगे कौन लेके गया? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान had continued the fighting, but there was no result of this war. ठीक है, war was continued by the Tipu Sultan, but no result. तो सेकेंड एंग्लो मैसूर वार में ट्रीटी हुआ, ट्रीटी ऑफ मैसूर। ठीक है, ट्रीटी ऑफ मैसूर। सेकेंड एंग्लो वार में, सेकेंड एंग्लो मैसूर वार में ट्रीटी साइन हुआ, ट्रीटी ऑफ मैसूर। ट्रीटी ऑफ मैसूर, और यू कैन से ट्रीटी ऑफ, यहाँ पर मैंगलोर भी तुम बोल सकते हो। ठीक है, मैसूर और मैंगलोर। ठीक है, मैंगलोर। ठीक है, यहाँ पर भी वही हुआ था कि रिटर्निंग द ईच अदर टेरिटरी। जितना भी टेरिटरी तुमने हमारा कब्जा किया है, हमने तुम्हारा जो कब्जा किया है, उससे हम ठीक है एक दूसरे को लौटा देंगे, और फिर बाद में हम लोग इंटरफेयर नहीं करेंगे। ठीक है, इंटरफेयर नहीं करेंगे। इन्होंने ये नॉन इंटरफेरेंस के बाद और एक बार किया था। कब किया था? फ्रेंच के साथ। फ्रेंच के साथ भी इन्होंने यही ट्रीटी साइन की थी कि हम लोग लोकल के बीच में हम लोग इंटरफेयर नहीं करेंगे, और फिर से टीपू सुल्तान के साथ इन लोग भी यही बोल रहे हैं कि हम लोग अब इंटरफेयर नहीं करेंगे। इन लोग हमेशा झूठ बोलते हैं। ठीक है, इन लोग को कुछ मतलब नहीं ट्रीटी से, हारने वाले हैं तो लाओ ट्रीटी साइन करने से बाद में कौन सा ट्रीटी की जरूरत। ठीक है, ट्रीटी साइन हो गया। फिर बाद में इतना याद रखना कि सेकेंड एंग्लो मैसूर वार के समय में ही पिच एक्ट भी आया। पिच एक्ट। ठीक है, मैसूर सेकेंड एंग्लो मैसूर वार के ही समय में पिच एक्ट भी आया। ठीक है, इतना तुम याद रखो। ये कभी भी एग्जाम में मतलब एक मार्क्स के लिए, दो मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। तो फिर बाद में आएगा क्या? थर्ड एंग्लो मैसूर वार। ये बार में मैसूर को ये लोग एंड कर देंगे, पूरा खत्म। ईयर लिखो। नहीं नहीं लिख देता हूँ। थर्ड एंग्लो मैसूर वार 1767 से लेके
1799, ये बहुत लंबा बात चला, बहुत लंबा बात चला। क्या हुआ, क्या चाहिए, क्या चाहिए? सेकंड का सबका लिखो, सबका लाइन से लिख दो, सबका लाइन से लिख दो। अरे तो फिर बाद में मुझे यहाँ पर माइंड मैप भी बनाना, मतलब सिर्फ डेट लिखिए, मुझे यहाँ पर माइंड मैप भी बनाना है आपके लिए। सिर्फ लाइन फर्स्ट वाला है 1775 टू 82, ठीक है, इतना तो ठीक है। सेकेंड वाला हुआ, सेकेंड वाला कब था? अरे एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ है, गड़बड़, एक मिनट, कहाँ पर गया फर्स्ट वाला, कहाँ पर गया? गड़बड़, नहीं नहीं, वो सैटरडे का है, वो सैटरडे का है, बॉडी का नहीं है। हो गया, हो गया। फर्स्ट वाला जो था 1767 से लेके 1769 तक, सेकेंड वाला 1780 से 84 तक, थर्ड वाला 1790 से लेके 1791 तक, और फोर्थ वाला 1799। फोर्थ में भी हुआ था, लेकिन जो मैसूर हुआ था, मतलब मैसूर का जितना भी था वो सब दम इन लोगों ने तीसरे में ही निकाल दिया। मतलब एक बात बोले तो मतलब थर्ड में ही उन लोगों ने मैसूर को निपटा दिया था, क्योंकि आधा मैसूर ब्रिटिश लेके गए थे, ठीक है। जो यहाँ पर तीन जन ने मिलकर यहाँ पर किया था वॉर, तो किसने किया था? मराठा कुछ लेके गए थे, निजाम कुछ लेके गए थे, और ब्रिटिश कुछ लेके गए थे। यहाँ पर मतलब एक तरह से बोलो तो यहाँ पर मैसूर को उन लोगों ने निपटा दिया, लेकिन फाइनल क्लोज आउट हुआ 1799, ठीक है। टीपू सुल्तान का बर्थ ना 15 ईयर में उन्होंने पहला जन्म किया अपने फादर के साथ, ठीक है। अब कौन सा चालू करना ना? एंग्लो मैसूर वार थर्ड, ठीक है। कब चालू हुआ था? 1790 से लेके 1791 तक, ठीक है। फिफ्टीन ईयर से उन्होंने, ये थोड़ी ना कि जो दूसरे जगह गए होंगे ना वो, ये थोड़ी ना कि वो मतलब हमेशा इन लोग के लिए वो ताक में बैठने की ये कब आएंगे, हम इससे युद्ध करेंगे, ऐसा नहीं था ना। उन लोग को और भी था ना युद्ध करना। हाँ, और भी थे ना, जैसे कि निजाम नहीं था, निजाम भी तो था ना इन लोग का, इन लोग का तो एनिमी निजाम भी था ना, क्योंकि जैसे ही फर्स्ट ट्रीटी निजाम और ब्रिटिश के बीच में हुआ था, तो निजाम ने क्या बोला था? आई एम गोइंग टू अटैक ऑन
मैसूर, ठीक है। तो ऐसे और भी है ना आजू बाजू में, कितने थे कि जो छोटे छोटे बड़े, ठीक है, छोटे बड़े, तो वही है। यहाँ पर एक ट्रावनकोर, ठीक है, ट्रावनकोर जो अभी तिरुवनंतपुरम केरला में, वहां पर एक राजा था, उनका नाम नहीं पता। वो राजा के ऊपर वो ब्रिटिश के बहुत अच्छे फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पर टीपू सुल्तान ने अटैक कर दिया था ट्रावनकोर, जो अभी त्रिपुरनपुरा में केरला में। तो अगेन ब्रिटिश ने बोला कि ऐसा नहीं, ये मेरा दोस्त है तो मैं इसको सपोर्ट करने के लिए आऊंगा। टीपू सुल्तान ने कहां पर अटैक किया था? ट्रावनकोर में। वहां के किंग के ऊपर उन्होंने, टीपू सुल्तान ने अटैक किया था। तो उसके सपोर्ट में कौन आए थे? ब्रिटिश अब फिर से, तो वो अकेले आएंगे, फिर से अपने दो फ्रेंड्स को उन्होंने साथ में लेके आए। कौन थे वो दो फ्रेंड्स? निजाम और मराठा। तीनों ने मिलकर टीपू पे अटैक किया। सेरिंगपट्टनम, जहां पर टीपू सुल्तान का जन्म हुआ। सेरिंगपट्टनम में तीनों ने मिलकर वॉर डिक्लेयर कर दिया था और पहले अटैक किया था सेरिंगपट्टनम में। मैसूर में ही था, ठीक है। ही वाज बोर्न इन द सेरिंगपट्टनम, एक जगह है वो मैसूर में ही है, ठीक है। अगेन हियर टीपू वाज लॉस्ट, यहाँ पर भारी नुकसान हुआ था टीपू को, टीपू हार गए थे। और यहाँ पर जो हाफ ट्रेवनकोर पे किसने अटैक किया था? टीपू ने अटैक किया था। ट्रेवनकोर को सपोर्ट करने के लिए कौन आया था? ब्रिटिश। और किसको लेके आए थे? निजाम और मराठा को। निजाम और मराठा और ब्रिटिश तीनों मिलकर कहां पर अटैक करेंगे? उसको सपोर्ट करने के लिए ट्रेवनकोर को कहां पर अटैक करेंगे? सेरिंगपट्टनम, ठीक है। मतलब अपना इसमें टीपू सुल्तान ने इधर अटैक किया, ट्रेवनकोर पे अटैक, हाँ वहां पर अटैक किया। तो यहाँ पर फिर से टीपू सुल्तान हार गए और फिर इधर से ट्रेवनकोर से उधर मोड़ गए। कौन? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ट्रेवनकोर आया, अटैक किया। अटैक करने के बाद उनको वापस आना पड़ेगा ना सेरिंगपट्टनम में, क्योंकि उधर ब्रिटिश और निजाम और मराठा तीनों मिलके अटैक किए ना। तो अटैक तो हो गया था ना। वार किसके साथ हुआ था? ब्रिटिश, निजाम और मराठा के साथ हुआ था। साथ में कौन था? ये तीनों साथ में थे, ठीक है। तो जब टीपू सुल्तान जब ट्रेवनकोर से वापस आए तभी तो उनके साथ होगा ना वार। मतलब पहले इन लोग ने पहले यहाँ रिटर्न आ गए, फिर बाद में यहाँ पर ये तीनों को रेजिस्ट किया, ठीक है। हाँ ये हुआ, ठीक है। इनका बॉन्ड यहीं पर हुआ, सेरिंगपट्टनम, ठीक है। यहाँ पर भी टीपू सुल्तान हार गए थे। फिर से यहाँ पर ट्रीटी साइन हुआ था, ठीक है। ट्रीटी साइन हुई, ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम में 1792। हाफ टेरिटरी वाज टेकन बाय द ब्रिटिश। और जो भी इनके दो सन है, ठीक है, दो सन को भी इन्होंने हॉस्टेज बना के लेके गए थे और इनसे लगभग 3 करोड़ रुपए मांगे थे कि अगर आपको आपके सन चाहिए वापस तो आपको 3 करोड़ रुपए देने, ठीक है। मतलब इन्होंने यहाँ पर मैसूर को पूरा हिला के रखा। अब मतलब मैसूर में इतना दम बचा नहीं था, तो इसलिए तो मैंने बोला कि इन्होंने काम मैसूर का थर्ड में ही निपटा दिया, ठीक है। लेकिन फिर इन्होंने छोड़ के रखा था कि आधे को बाद में देखेंगे, ठीक। इसके लिए हुआ 4, ठीक है। इतना तक क्लियर है? कुछ डाउट है? और डाउट है? क्लियर है? और ना, हाँ 1999 यार कोई भी नहीं पूछ रहा।
यार कोई भी नहीं पूछने वाला, ऐसे तो बहुत ईयर है। फिर बाद में हुआ फोर्थ एंग्लो मैसूर वार इन 1799। तो यहाँ पर कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली। फोर्थ एंग्लो मैसूर वार के टाइम का वेलेस्ली, लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है। अगेन टीपू सुल्तान वांट टू मेक हिज आर्मी बिग स्ट्रॉन्गर। तो ये किसका सपोर्ट लेंगे? फ्रेंच का सपोर्ट लेंगे। अगेन यहाँ पर वेलेस्ली थे, तो वेलेस्ली को ये पसंद नहीं आया। फिर से टीपू सुल्तान को मना किया गया कि आप फ्रेंच का सपोर्ट ना लो, लेकिन इन्होंने फ्रेंच का सपोर्ट फिर भी लिया। तो इसके लिए वेलेस्ली वाज नॉट हैप्पी एंड अगेन मराठा, निजाम, ब्रिटिश वर्सेस टीपू, ये तीनों ने मिलकर फिर से टीपू पे हमला कर दिया। तो वही इनको फिर से घेर लिया, पूरे इनके फोर्ट को, और इनको घेर के मार दिया गया। एंड हिज फैमिली वाज सेंट टू वेलोर। His family was sent to Vellore and फिर से मैसूर से किसको बैठा दिया गया? एक पपेट को, हिंदू वेडिया डिनेस्टी के एक पपेट को वहां पर बैठा दिया, ठीक है। फिर से यहाँ पर जो मैसूर भी है ब्रिटिश के हाथ में चला गया। पहला क्या गया था? बंगाल। पहले बंगाल इनके हाथ में गया था, अब सेकेंड मैसूर भी इनके हाथ में चला गया। टीपू सुल्तान के बारे में, टीपू सुल्तान वाज आल्सो नोन एज द टाइगर ऑफ मैसूर, ठीक है, टाइगर ऑफ मैसूर। इनको सबसे पहले समझ में आया था कि अगर इकोनॉमिक स्ट्रेंथ पावरफुल होगा, अगर हमारा इकोनॉमिक स्ट्रांग होगा, तभी हमारा मिलिट्री स्ट्रेंथ भी बढ़े, ठीक है। एस्टैब्लिश द एम्बेसी, इन्होंने अपना एम्बेसी भी खोल के रखा था अफगानिस्तान में, तुर्की में, फ्रांस में, ठीक है। और इन लोग के साथ ये फॉरेन ट्रेड भी कर रहे थे। ट्रेंड बाय हिज आर्मी वाज ट्रेंड बाय फ्रेंच। फर्स्ट मैसूर प्रिंस टू आउट एट द एज ऑफ 15। 15 साल से ये अपने पिता के साथ युद्ध में जाने लगे थे। एंड ही टॉट द टफ लेसन टू ब्रिटिश को उन्होंने नाको सहने चबा दिए थे टीपू सुल्तान, ठीक है। कौन कौन? सिराजुद्दौला। Okay, 5 minutes. Okay, 5 minutes. I will start again. नहीं, 2 पार्ट में पॉज नहीं हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है पक्का? पक्का ना? काफी है मेरा लेक्चर और मेरा नोट, ठीक है, जितना भी सबसे पहले तो अलग अलग बुक में अलग अलग डेट रहेंगे, अलग अलग बुक में अलग अलग डेट रहते हैं। डेट के लिए गो फॉर एनसीआर, डेट के लिए गो फॉर एनसीआर।
अगर आपको डेट चाहिए तो गो फॉर डेट के लिए एनसीआर। फिर मेरे लेक्चर और मेरे मतलब जितना भी कचरा रहता है ना, ये सब मैंने निकाल दिया है, और जितने भी काम के पर्सपेक्टिव जितने भी इम्पोर्टेंट है मैंने कोई पॉइंट बाय पॉइंट मैंने लिख के रखा। या देन व्हेनेवर यू विल गोइंग एग्जाम एंड यू रिवाइज इट सो यू पॉइंट फिक्सली हो, इसलिए तो मेरे माइंड में बना है। ठीक है, और अगर ईयर के लिए जाना है तो आई विल से एवरीवन गो फॉर एनसीआर, क्योंकि अलग अलग बुक में अलग अलग रहते ही रहते हैं, एक दो साल पीछे आगे आगे पीछे आगे पीछे रहते हैं। ठीक है, चलो चालू करते हैं। नाउ इट इज एंग्लो मराठा वॉर। ठीक है, एंग्लो मराठा के बार के बाद में आएंगे सिख। सिख एंग्लो सिख वॉर बाद में। फिर बाद में कोई भी नहीं होता। हाँ इसके बाद तो सब तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन है इसके बाद। ठीक है चालू करो। फिर बाद में स्टार्ट होगा एंग्लो मराठा वॉर। ठीक है, यहाँ पर अब आप लोग ना ये जो माइंड मैप में बना के दूंगा इसके ऊपर आप ध्यान दें। ठीक है, इसको आप बुक में आप लिख भी लो। ठीक है, 17th सेंचुरी में शिवाजी। ठीक है, शिवाजी थे ना, छत्रपति शिवाजी महाराज। 17th सेंचुरी शिवाजी, शिवाजी महाराज। ठीक है, इनके दो बेटे, नाम क्या था? संभाजी और बड़ा लिखता हूँ यार, नहीं तो जो कैमरा में है लोग को समझ में नहीं आया। संभाजी और राजा राम। ठीक है, राजा राम। संभाजी was captured by औरंगजेब। ठीक है, इसमें आ रहा है औरंगजेब। ठीक है, फिलहाल अभी राजा राम थे अच्छे से। इनकी वाइफ थी सतारा बाई। ठीक है, तो इनको चाहिए था कि मतलब कैसे भी राजा राम गद्दी पे बैठ जाए। ठीक है, राजा राम के बेटे शिवाजी 2। ठीक है, और इनके बेटे शाहू जी। ठीक है, तो जो ताराबाई थी ये सोच रही थी कि इनका बेटा जो शिवाजी 2 है वो गद्दी पे बैठ जाए, और संभाजी का तो मौत हो गया था औरंगजेब के कब्जे में ही। साहू जी को औरंगजेब ने रिलीज कर दिया। ठीक है, ही वाज रिलीज।
रिलीज, तो शाहू जी, तो गद्दी शिवाजी 2 को नाम मिलके किसको मिला? संभाजी महाराज के बाद राजाराम राजा, राजाराम राजा से बाद में उनकी जो वाइफ थी ताराबाई, वो चाहती थी कि मेरा बेटा शिवाजी 2 गद्दी पे बैठे, लेकिन उस समय संभाजी के बेटे शाहू जी को औरंगजेब ने रिलीज कर दिया। देन शाहू जी वहां के राजा बन गए, बल्कि इनको यहाँ से मतलब वॉर भी करना पड़ा, छोटा मोटा हुआ था वॉर, और उसके वजह से इन्होंने पूरा गद्दी को अपना कर लिया था, ये जाके गद्दी पे बैठ गए। अब पेशवा का सिस्टम कहाँ से चालू हुआ? पेशवा का सिस्टम कहाँ किसने चालू किया था? तो वो शाहू जी ने पेशवा का सिस्टम चालू किया था। फर्स्ट पेशवा कौन था? अपॉइंटेड बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ, विश्वनाथ है पेशवा। पेशवा मतलब उस समय के मतलब हमारा मराठा राज के पीएम, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। यहाँ से याद आता समझ में आया? ठीक है, मतलब अब शाहू जी के बाद में ना जो भी अब मराठा के जो किंग थे, महाराजा, वो सिर्फ नाम के महाराजा रहे, पूरा कंट्रोल किसके हाथ में आ गया था? पेशवा के हाथ, ठीक है। बालाजी विश्वनाथ के फिर से 2 बेटे, छोटा पड़ेगा यार, नहीं बोर्ड छोटा पड़ेगा, यहाँ पर ये क्लियर नहीं दिखाई देगा, ठीक है, कोई बात नहीं। बालाजी विश्वनाथ के 2 बेटे कौन है? बाजीराव 1, वही पत्तानी वाला बाजीराव, यही है, ठीक है। और ये चिमाजी अप्पा, चिमाजी अप्पा, ठीक है। तो इनको तो कुछ इतना लेन देन था नहीं, ज्यादा लेन देन इनको ही था। ही देन आफ्टर हिज फादर ही बिकेम द पेशवा, ठीक है। इनके भी 3 बेटे, इनके भी 3 बेटे, वैसे तो 4 थे, हिस्ट्री में 3 ही बताए, ठीक है। कैसे? हाँ हाँ, वही 4 है, लेकिन हिस्ट्री में 3 ही दिया है। हाँ, हिस्ट्री में 3 ही दिया। बालाजी बालाजी बाजीराव, यहाँ पर नहीं होगा यार, तो ऊपर, लेकिन यहाँ पर नहीं दिखाई देगा ना। हाँ, तो उसे जूम आउट कर सकते हैं, हाँ कर दो, ताकि इसको और वैसे सर बोर्ड के नीचे तक दिख रहा है, दिख रहा है क्या? हाँ। अब आप लोग को दिख रहा है अच्छे से? प्लीज मेरे को आप बताइए अच्छे से। अभी आपको तो दिख रहा है? मतलब पूरा बोर्ड ही दिख रहा है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं मतलब वो तो ठीक है, आपको दिख रहा है, लेकिन आप मतलब लिख सकते हो क्या यहाँ हाँ पर? हाँ, नो इशू, कोई भी इशू नहीं है ना? नो। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर इनके भी 3 बेटे कौन है? बालाजी बाजीराव, फिर से यहाँ पर रघुनाथ राव, रघुनाथ राव, और यहाँ पर कृष्णा राव, कृष्णा राव, ठीक है। यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कौन क्रिएट करेगा? अगर बोलूं कि अगर एंग्लो मराठा वार हुआ, तो दैट मैन वाज
दिस रघुनाथ राव, ठीक है। दिस मैन वाज द रीजन ऑफ एंग्लो मराठा वॉर। अब यहाँ पर देखिए, ये पूरा लाइन ही बन जाएगा, अब ये एंड है। अब इनके भी 3 बेटे थे। सबसे पहले विश्वास राव, फिर बाद में माधव राव 1, फिर बाद में आएंगे